सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सर, हुकूमत 27वीं तरमीम के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। आपको पता है इतवार का सारा दिन भी काम होता रहा है, आज सुबह से भी एक्टिविटी जारी है, अभी 11 बजे इजलास होगा। क्या हम 2-4 दिन में ही ये तरमीम पास होती हुई देखेंगे या पार्लियामान में तफसीली बहस और तकरीरें वगैरह होंगी, कुछ मौका दिया जाएगा सबके ख्यालात सुनने का, फिर इस पर दोबारा गौर करने का, या आप बस फाइनल समझें अब बस रस्मी कार्रवाई है जो आप लोगों ने पूरी करनी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो इस मामले के ऊपर कल तकरीरें भी हुई हैं, इस मामले के ऊपर कल जो है वो डिटेल में डेलिब्रेशंस भी हुई हैं, जो कि लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है, एक कंबाइंड कमेटी बनी है सेनेट एंड नेशनल असेंबली की। उधर इसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी मौजूद थी, तमाम जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटर्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और उधर बड़ी डिटेल में पूरे दिन इसके ऊपर बहस भी हुई है और सबने अपनी अपनी इनपुट दी है। ये आप बात ध्यान में रखें कि ये कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अमेंडमेंट्स नहीं है। इसको बहुत कुछ लोग 18वीं तरमीम से इसका कंपैरिजन कर रहे थे। 18वीं तरमीम में कई सौ अमेंडमेंट्स थी, मेरे ख्याल है 500 से भी ज़्यादा थी शायद। और इसके अंदर टोटल अमेंडमेंट्स जो हैं वो 3 मेन अमेंडमेंट्स हैं, और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंशियल तकरीबन टोटल मिला के 48 या 49 अमेंडमेंट्स बनती हैं टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो और जो 2-3 बुनियादी हैं वो वही हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आर्टिकल 243 है, और ट्रांसफर ऑफ द जजेस है। बाकी सारे इन्हीं चीज़ों से लिंक्ड है बाय एंड लार्ज। अच्छा, बातें तो बहुत सारी डिस्कस हो रही हैं इस तरमीम से भी, लेकिन आर्टिकल 243 की बात करेंगे। बहुत सी बातें इस सिलसिले में भी सामने आ रही हैं। अदालतों और जजेस रिटायरमेंट वाला इशू भी काफ़ी डिस्कस हो रहा है। अब ये सब हाई लेवल इंतज़ामी और गवर्नेंस वगैरह के मैक्रो इशूज़ हैं, या फिर आपको लगता है कि एक बहस ये भी है कि इन मामलात से आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़ाहिर है जब निज़ाम स्ट्रीमलाइन होता है तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट या असर आवाम को पड़ता है। आपको लगता है कि ये तरमीम जो है निज़ाम को तवालत देने का बायस तो बनेगी ही, लेकिन पाकिस्तान के आवाम को भी कोई फ़र्क पड़ेगा? उनके नफ़े की बात होगी या उनके नुकसान? इन दोनों चीज़ों को भी देखा गया है, गौर किया जा रहा है? देखिए, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्यूमेंट है जो डिफ़ाइन करता है कि क्या रूल्स ऑफ द गेम होंगे इस मुल्क के अंदर हुकूमत चलाने के, या स्टेट के क्या कॉन्ट्रैक्ट है आवाम के साथ। वो उसका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम आइन है। अब अगर उस आइन के अंदर बेहतरी होती है तो उसका इम्पैक्ट हुकूमत की और स्टेट की बेहतर फंक्शनिंग के ऊपर आएगा, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आवाम पे आएगा। ज़रूरी नहीं है कि तरमीम जो है वो इस तरह की हो जो डायरेक्टली महंगाई से लिंक्ड हो। बहुत सारी तरामीम इस तरह की होती हैं जिनके ताल्लुक आपके राइट्स के साथ होता है। तो उसको इस तनाजुर में रखना चाहिए, उसको इस तनाजुर में देखना ही नहीं चाहिए कि जैसे कोई इमीडिएटली आइन में तरमीम करने से कोई अपना फाइनेंशियल मामला, इकोनॉमिक मामला इम्प्रूव कर जाएंगे। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है, और फैसल वाडा साहब जो सेनेटर हैं, आपके साथ ही कॉलीग हैं, वो कहते हैं जी 27वीं के बाद 28वीं की ऑलरेडी तैयारी हो रही है, और मैं तो अभी से बता रहा हूँ। अब तक सर जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक इस तरमीम में हुकूमत बहुत कुछ करना चाहती थी। इत्तेहादियों की भी बहुत सी तजावीज़ थी, डुअल नेशनलिटी वाला भी मामला है जिन्हें किसी न किसी वजह से शायद अकोमोडेट ना किया जा सके, नहीं किया गया। अब इसके लिए प्रॉब्ली एक और तरमीम आएगी, और 28वीं तरमीम के बारे में हम आपसे फिर पूछ ही लेते हैं। क्या ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गई है? कुछ जहन में है ऐसी चीज़ें? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई तैयारी है नहीं। लेकिन ज़ाहिर हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, अगर नंबर्स पूरे हो जाएं और इत्तेहादी इस पे आ जाएं तो तरमीम जो है वो लाने में कोई बुराई नहीं है। और इसके अंदर जो हमने कोशिश की है वो यही की है कि जो इश्यूज़ थे जो आपने पिछले 10 साल में देखे, जो पनामा का फ़ैसला हुआ, जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हुई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की सहूलतकारी चली फ्रॉम साकिब निसार टू ऑल द वे टू बंदयाल साहब, तो वो उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए ज़ाहिर हुकूमत ने और जो जुडिशल एक्टिविज़म था या ओवर रीच थी, उसको कर्टेल करने के लिए जो है ये किया गया है। और उसका इम्पैक्ट ये ज़रूर आएगा कि ज़ाहिर जो आपके केसेस वगैरह लगते हैं जुडिशरी, हायर जुडिशरी के खुसूस, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होगा और इन चीज़ों पे कम फोकस होगा, और इसके लिए सेपरेट कोर्ट जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो मामला देख।
आप कह रहे हैं जुडिशल एक्टिविज़म और दीगर इशूज़ जो हैं और जो हिस्ट्री है जो रीसेंट पास्ट में जो हुआ वो सारी इस तरमीम की वजह भी बनी। अब थोड़ा सा अलग एक सवाल है सर पूछा जा रहा है हमसे, हमने सोचा आपसे भी पूछ लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत आपको पता है मुकदमा दर्ज तो हो गया है, क्या हम समझें या क्या आवाम ने समझ लें कि ठान लिया गया है निज़ाम की तरफ से कि सुहेल आफरीदी साहब को इनके ओहदे पर नहीं रहने देना? देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने एक बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बात की, और जो बात उन्होंने की वो ना दलील उसके उसके पीछे थी, ना हो सकती है, ना उसका कोई सर पैर था, जो सही बात है। वो सिर्फ उसकी बुनियाद जो ये थी कि ऐसी बात की जाए, क्योंकि मेरी मीटिंग नहीं कराई गई इमरान खान साहब से, तो मैं बाहर निकल के ऐसी बात करूं जिससे मुल्क में इंतशार फैले और आग लगे। और उसके लिए उन्होंने ये एक भोंडी सी कहानी बनाई जिसमें मस्जिद था और बाकी सारी बात थी। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत ही इखलाक से गिरी हुई बात है। इस तरह का इल्ज़ाम अगर आप किसी मुसलमान पे लगाएं तो आपको एविडेंस देना चाहिए। आप बगैर एविडेंस के इस तरह का इल्ज़ाम लगाना जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर इस तरह हुआ था तो आपको ये नाम लेने चाहिए थे कि फ़लाना अफसर था, फ़लाना सिपाही था, फ़लाने लोग थे, ये वाली मस्जिद है, इधर ये मामला हुआ, उसके गवाह सामने आती है। तमाम चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होता कि एक दिन खड़े होकर आप एक बात कर दें। तो मेरा ख्याल है कि उनको इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। और इमरान खान साहब से मोहब्बत अगर वो करते हैं तो ठीक है, उनका लीडर है, मगर आप पाकिस्तान से और इस मुल्क के निज़ाम और आइन से भी आपको मोहब्बत होनी चाहिए। खाली ये नहीं हो सकता कि आप अब इमरान खान के चक्कर में इस मुल्क में ऐसी आग लगाना चाहें। ये कौन सी ये कहते हैं जमहूरियत, कौन से और इखलाकियात में इस तरह के काम होते हैं। आपका लीडर जो है वो एक करप्शन के केस में अंदर गया हुआ है, जिसपे उसने 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा एक बिजनेसमैन को दिया है, और उसके एवज जो है कई सौ कनाल ज़मीन उसने अपनी बेगम के नाम के ऊपर एक ट्रस्ट बना के ले लिया। ये ओपन एंड शट केस है। इसमें कहीं भी दुनिया में ये केस होता तो यही रिजल्ट आता जो अभी आया है। तो आप बजाय इसके इसके ऊपर शर्मिंदा हो, आप उसको जो है वो एक बड़ा हीरो बना रहे हैं और फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। शुक्रिया आपका सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। अभी आसिफ बशीर चौधरी साहब हमारे साथ ही हैं, हमारे कॉलीग हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ भाई, बहुत ही हैपनिंग सा वीकेंड रहा, तकरीरें भी हुई, फिर कायमा कमेटी का इजलास भी हुआ, वहाँ से मंजूरी भी हुई, फिर आइनी तरमीम में बहुत सी तरामीम भी हुई। सो क्या एक फ़ाइनल खद्दोखाल हमारे सामने निकल कर सामने आई है और आज की कार्रवाई में क्या एक्सपेक्टेड है? जी देखें, जो काबीना से अप्रूव्ड जो मुसवदा था उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई है। सिर्फ दो तजावीज़ जो हैं जो अंडर कंसिडरेशन हैं वो हैं, एक तो बाप पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने का मामला, और दूसरा जो मामला है वो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली का मामला, जो अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से उठाया गया है। लेकिन जो आईनी माहिरीन से हमारी बात हुई है, जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका ये कहना है कि वो ये है कि सबसे पहले सूबाई जो असेंबली है उससे करारदाद पास होना चाहिए सूबे की नाम की तब्दीली की, और उसके बाद उस करारदाद के बाद जो है फेडरल जो है वो उसमें आइन में तरमीम करके नाम को तब्दील कर सकता है। तो दोनों मामलों के ऊपर जो है वो मजीद पेशरफ्त जो है वो आज मुतवक्को है। लेकिन जो अभी तक यही पता चला है कि सूबे की तब्दीली का नाम के नाम का मामला जो है, सूबे के नाम की तब्दीली का मामला, वो शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। और अगर इस पे कोई कंसेंसस हुआ भी तो आने वाली किसी तरमीम में इस मामले को जो है वो डाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले सूबाई असम्बली की जो एक करारदाद है वो भी चाहिए होगी। जबकि बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने के मामले के ऊपर अरकान की अक्सरियत जो है वो राजी है, कि क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े एरियाज हैं, जो है जो MPAs और MNAs के हल्के हैं वो बहुत बड़े इलाकों में है, तो उनको थोड़ा छोटा होना चाहिए और जो है वहाँ पे नशिस्तें बढ़नी चाहिए। यहाँ तक जो है अरकान की राय जो है वो इस तरमीम की हिमायत में है। लेकिन क्या इस ड्राफ्ट के अंदर उसको शामिल किया जा सकेगा, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बाकी क्योंकि 49 तरामीम जो हैं उनको शिकवार मंजूरी दे दी है सेनेट और कौमी असम्बली की जो मुश्तरका कायमा कमेटी थी बराए कानून और इंसाफ की, उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है और आज ये रिपोर्ट जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो जाएगी। तो जो मेरी बात हुई थी उसके मुताबिक वो 11-12 तकारीर रहती हैं सेनेट में मजीद, और अगर वो आज हो जाती हैं तो आज भी
शिकवार जो है इस आईनी तरमीम की सेनेट से अप्रूवल जो है वो ली जा सकती है, और अगर तकरीरें तवील हुई तो मैक्सिमम ये मामला कल तक जा सकता है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। जबकि नेशनल असेंबली में जो आज शाम को इजलास है उसमें इस मामले पे डिबेट जो है वो ओपन होगी, लेकिन क्योंकि कानून और इंसाफ की कौमी असेंबली की कमेटी इस पे पहले ही अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो ज्वाइंट कमेटी के अंदर दे चुकी है, तो वहां पे तकारीर के बाद जो है डायरेक्टली ऐवान में इसकी वोटिंग होनी है। तो नहीं, तो वोटिंग फिर वो आपने कहा कि सेनेट में कुछ तकरीरें रहती हैं, ज़ाहिर हफ्ते वाले दिन भी हुई हैं, कुछ तकरीरें आज हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम कल तक हो जाएंगी और उसके बाद ये निपट जाएगा। शिकवार इसकी मंजूरी सेनेट से हो जाएगी। कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें आज तकरीरें होंगी और आज ही क्या इस पर वोटिंग भी हो जाएगी या कल परसों तरसों अभी कुछ दिन चलेगा ये मामला? जी, नेशनल असेंबली में क्योंकि आज ही इस पे डिबेट ओपन होगी और तमाम पार्लिमानी लीडर्स बात करेंगे, फिर जो अरकान पार्लियामेंट बात करना चाहते हैं वो इसके ऊपर बात करेंगे, तो ऐसा मुश्किल दिखाई देता है कि आज ही डिबेट ओपन हो और शाम को ही वाइंड अप हो जाए, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त होगी तकरीरें करने वालों की। तो वहां पे तवक्को की जा सकती है कि अगर बहुत जल्दी भी हो तो कल तक ये तकरीरें समेटी जा सकती हैं, अगर कल सुबह में इजलास बुला के शाम तक चलाया जाए। आपको पता है ना, इनिशियली एक डेडलाइन भी आई थी कि 14 से पहले ये मंजूर होनी है। सो आज 10 है, अब 14 में 4 दिन बाकी हैं, लेकिन 14 से पहले आपको ये मंजूर होती हुई नजर आ रही है। दिस वुड बी डन। जी बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं है कि मुझे ये लग रहा है कि सेनेट से ये कल पास हो सकती है। अगर आज भी चांस है, लेकिन ज्यादा चांस है कि कल पास हो जाएंगे सेनेट से। और नेशनल असेंबली में अगर आज और कल 2 दिन डिबेट के आप लगाएं तो ये मैक्सिमम परसों इसको जो है वो इंतराम को पास करवाया जा सकता है। तो 14 से पहले बाय ऑल मींस इसकी मंजूरी में कोई रुकावट नजर नहीं आती। अच्छा, सेनेट में कुछ तकरीरें हुई, ज़ाहिर है ऑपोजिशन की तरफ से भी हुई, लेकिन मुश्तरका कायमा कमेटी में ऑपोजिशन ने हिस्सा नहीं लिया इस सारे प्रोसेस में और उन्होंने एक तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है, ऐसे दस्तूर को नहीं मानता। सो वो उस बारे में कोई अपडेट है? उस बारे में ऐलान भी किया गया है, क्या प्लान है ऑपोजिशन का? अब एक तरफ हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है, मुकम्मल कर ली है, इनफैक्ट जो काम सोचा था वो करने जा रही है, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के पास कोई प्लान है? जी, अपोजिशन में जो हमारी महमूद खान चकजई साहब से मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 14 तारीख को एक जलसा करेंगे हैदराबाद में और फिर उसके बाद अगला जलसा जो है वो कराची में करेंगे। लेकिन जो अहम बात उनकी थी, जो अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस दफा हम गैर रिवायती प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि गैर रिवायती प्रोटेस्ट से क्या मुराद है? तो उन्होंने कहा ये जब हम करेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान हैरान होगा कि हमने किस नोयत का प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया है, और इसके लिए हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी एक बनाने जा रहे हैं और अब हम जो है तहरीक के फेज में जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में जो है वो लोगों को एक्टिवेट करेंगे कि जिस जो है वो मोबिलाइज हों। ताहम ये तय है कि उन्होंने जो तहरीक का ऐलान किया है, यहाँ जो स्टैंडिंग कमेटी में JUI ने एतराज़ किया था सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी में, उनकी तरफ से 2 एतराज़ात सामने आए थे। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जो पिछली तरमीम थी 26वीं, उसमें मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बिलावल जो आए थे मौलाना के पास और जो वादे किए थे कि ये तरामीम माइनस कर रहे हैं, वो सारी तरामीम जो है वो अब मुजवजा तरामीम अब 27वीं आईनी तरमीम में डाल दी गई हैं। तो एक तो ये कि हमारे साथ ये वादा खिलाफी है कि पहले ये वापस ले ली गई थी और अब इनको नई तरमीम में डाल दिया गया, और उस वक्त 26वीं तरमीम पे हमारी हमायत इस बुनियाद पे ली गई थी कि हम इन चीज़ों को नहीं लाएंगे। तो एक तो ये वो कह रहे थे। दूसरा, जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान साहिबा जो हैं, उन्होंने वहां पे ये एतराज उठाया कि क्योंकि ये बिल नेशनल असेंबली में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो स्टैंडिंग कमेटी को जो है वो पहले कैसे इसको रिव्यू कर सकती है। तो ये जो ज्वाइंट इजलास है स्टैंडिंग कमेटी का, ये जो है इसकी आईनी हैसियत नहीं है कोई भी, क्योंकि जो है हमारे हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो लिहाजा इसको पहले वहां इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, उसके बाद इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी देख सकती थी। लेकिन जब स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ और हमने वहां पे बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू भी जुमे वाले दिन वो कर रहे थे शाहजेब खानजादा साहब के साथ, और वो जो था ना कि जो जज नहीं मानेगा या उसकी कंसेंट नहीं आएगी किसी जगह तकर्रुर के लिए, तो पहले तो इनिशियली यही बात सामने आई थी कि he or she would be considered retired, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर अकील ने भी कहा कि that is not final, उस पर अभी कंसिडरेशन जारी है। सो उस बारे में कोई अपडेट है आपके पास? जी, इस बारे में ये था कि उसमें बुनियादी तौर पे ये देखा जा रहा था कि उनके साथ मामला क्या करना है, क्या उनको पेंशन और मुराद मिलेंगी और कितने टाइम तक मिलेंगी, क्या जो उनका रिमेनिंग टेन्योर होगा उस वक्त तक मिलेंगी या जो आफ्टर रिटायरमेंट
चीजें होती हैं वो भी मिलेंगी। तो इस बारे में अभी तक जो हमारी मालूमात है वो यही है कि ऐसे तमाम जजेस जो किसी तबादले से इनकारी होंगे और वो नहीं जाएंगे, उनको जो है वो रिटायर्ड कंसीडर किया जाएगा, और जो उनके लिए मुराद है उसमें उनको सिर्फ उस टेन्योर तक की मुराद मिलेंगी जो कि उनका रिमेनिंग पीरियड होगा। सो रिटायर्ड ही कंसीडर किया जाएगा अगर जज का कंसेंट नहीं आएगा तो? जी, अगर जज रेजिस्ट करते हैं कहीं ट्रांसफर होने तो से, मतलब इसमें जो था कि वुड नॉट बी कंसिडर्ड रिटायर्ड, ये बात नहीं है, वो उसी ओरिजिनल फॉर्म में बाकी हालत में अभी मौजूद है ये तरमीम? जी, ये तरमीम इसी तरह से। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे डेडलॉक की है? बहुत सारी चीजें जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जो नहीं मानी थी, तो फिर उनको नहीं डाला गया था काबीना के उस एजेंडे में मुसव्वदे में जिसकी मंजूरी हुई है, बाकी चीजें अप्रूव हुई। तो इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री या एनएफसी का जो जिक्र होता था, ये सारी चीजें जो है वो इन तरमीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, लेकिन अब देखते हैं कि अब ये जो कायमा कमेटी से मंजूर हो गया, इसमें इसके बाद वैसे कोई तरमीम की गुंजाइश मौजूद रहती है आसिफ ब्रीफली? क्योंकि अभी तो पेश होना है जाहिर है सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी, तो अभी भी कुछ ना कुछ सजेशंस आ सकती हैं। जी बिल्कुल, बात हो रही है कि 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी। और अच्छा, 28वीं की बात हो रही है। सो अभी ये मुसव्वदा फाइनल है क्या? जी बिल्कुल, बल्कि जो बाप पार्टी है या एएनपी है, उनको भी कहा जा रहा है कि हम इसको 28वीं तरमीम में ले आएंगे जो आपकी चीजें हैं, अगर अभी नहीं भी होती तो। ये तो हुकूमत की जानिब से बार बार जो उनके कानूनी दिमाग है वो ये कह रहे हैं कि